इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं अजमल खान हूँ। मेरी ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई हेल्पफुल होने जा रही है जो कि एसडीओ पैरा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल या पीएमएस सीएसएस की इंग्लिश ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्यों होने जा रही है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने 2 टाइम्स इंग्लिश ऐसे का पेपर दिया सीएसएस का, और मैंने 30 मार्क्स लिए। पता है कि 40 मार्क्स के साथ बंदा क्वालिफाई करता है। अभी रिसेंटली पीएमएस का रिजल्ट आया तो उसमें मैंने पीएमएस को इंग्लिश ऐसे पेपर क्वालिफाई किया। मैंने 40 मार्क्स लिए और 40 मार्क्स के साथ ही अमूमन लोग इंग्लिश ऐसे का पेपर क्वालिफाई करते हैं। इवन के सीएसएस के जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स भी अमूमन 40 आउट ऑफ 100 होते हैं। तो मैंने इंग्लिश ऐसे का पेपर जो रिसेंटली पीएमएस का रिजल्ट आया उसमें मैंने कैसे क्वालिफाई किया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया होगा। और अभी जो अपकमिंग डेज में जो एग्जाम्स आने जा रहे हैं इंग्लिश ऐसे के, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का हो, एसटीओ पैरा का हो, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, उसके अंदर अगर आपके सामने कोई टॉपिक आएगा तो आपने उस टॉपिक को कैसे अनफोल्ड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। और एक टॉपिक अगर आपके सामने अपीयर होता है तो आपने उसके किन किन पहलुओं को, किन किन वेरिएबल्स को, उसके अंदर उस टॉपिक के ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसका जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कहते हैं, तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की जो आखिरी लाइंस हैं उसके अंदर आपको क्या लिखना चाहिए, जो कि थीसिस स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी हो तो थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, कहाँ प्लेस की जाती है, और थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने किन किन पहलुओं पे फोकस करना होता है। और एक इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर जो डिफरेंट पहलू होते हैं, जो डिफरेंट पैराग्राफ आप लिखते हैं, तो आपने किसी खास एरिया पे, किसी खास वेरिएबल पे, किसी खास पहलू पे आपने कितने पैराग्राफ लिखने होते हैं। और एक ऐसे को जब आप कंक्लूड करते हैं तो उसका कंक्लूजन की जो आखिरी 2-3 लाइंस होती हैं वो कैसी होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली इंस्पेक्टर लीगल का पेपर हुआ जिसमें 4 टॉपिक्स पूछे गए। मैं उनमें से एक टॉपिक चूज करूंगा जस्ट टू गिव यू फेमिलियरिटी विद द ऑल दीज फैक्टर्स विच आई हैव मेंशन राइट नाउ। तो एक टॉपिक मैं लूंगा एक मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस, और उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक को आपने कैसे अनफोल्ड या डी कोड या अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट करना है। और इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कि इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक में किन किन पहलुओं पे आपने फोकस करना है। लेट मी शेयर स्क्रीन। जी आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, होपफुली आपको ये विजिबल होगी स्क्रीन। यहाँ पे एक टॉपिक है, लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लॉ एंड द कॉमन सिटीजन। ये एक टॉपिक है। ये टॉपिक कब कहाँ अपीयर हुआ? इंस्पेक्टर लीगल का इंग्लिश का ऐसे का जो पेपर था उसमें 4 टॉपिक्स थे, उनमें से एक टॉपिक ये था। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये टॉपिक आता है। टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं। लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, कॉलन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लॉ एंड द कॉमन सिटीजन। इस टॉपिक के अंदर कॉलन दिया हुआ है, कुछ चीजें कॉलन से पहले हैं, कुछ चीजें कॉलन के बाद हैं। कॉलन से जो पहले चीजें होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट होती हैं, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट के, किस पस मंजर में आपने ऐसे लिखना है। और कॉलन के बाद की जो चीजें होती हैं वो बेसिकली आपने एड्रेस करनी होती हैं, उन्हीं के ऊपर ऐसे लिखना होता है। तो लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान यानी कि ये ऐसे जो है ये पाकिस्तान के हवाले से लिखा जाएगा। इसमें आप इंडिया, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज की बातें नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बातें होंगी। कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का है। आगे क्या लिखा हुआ है? अब पाकिस्तान के अंदर किस चीज़ की बात करेंगे आप? कोई हेल्थ सेक्टर की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन सेक्टर की बात नहीं करेंगे, बल्कि लीगल लिटरेसी यानी कि जो कानूनी तालीम है, जो सूझबूझ है, लोगों को जो लीगल जो लिटरेसी है उसके हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान में। और फिर आप बात करेंगे आगे, कॉलन के बाद लिखा हुआ है कि जो आम लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, कॉमन मैन जो है, और जो लॉ है, जो कानून है, उसके दरमियान में जो गैप है, जो खलीज है, जो डिस्टेंस है, जो बैरियर्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो लोगों को एक्सेस नहीं है आम बंदों को लॉ की या जस्टिस की, इस ये जो गल्फ है, ये जो दरमियान में गैप है, जो बैरियर्स हैं, इनको ब्रिज कैसे किया जा सकता है, एड्रेस कैसे किया जा सकता है। अब इस टॉपिक के ऊपर को पढ़ने के बाद आपके जहन में हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, लेकिन
याद रखें कि अगर आपके सामने कोई भी टॉपिक अपीयर होता है और उसमें कॉलन होता है, तो कॉलन से पहले जो चीज़ होती है वो आपको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीगल लिटरेसी है इसको माइंड में रखें और बताएं कि आम इंसान और कानून के दरमियान में, यानी कि आम इंसान और इंसाफ के दरमियान में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो खलीज है, जो गल्फ है, इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, ब्रिज कैसे किया जा सकता है, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। तो बाल फाज दीगर लीगल लिटरेसी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, गैप्स कौन कौन से हैं, और उसको लीगल लिटरेसी को इम्प्रूव या प्रमोट कैसे किया जा सकता है। तो अब अगर ये टॉपिक है, तो आपको यहाँ पे मैंने जो इस चीज़ को जब डी कोड किया इस टॉपिक को, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आई कि पहली बात है कि ये टॉपिक पाकिस्तान सेंट्रिक है, तो आप पाकिस्तान के हवाले से ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात, लीगल लिटरेसी को माइंड में रखेंगे, कानूनी तालीम को। तीसरी बात कि आप गैप्स की लाजमी बात करेंगे, जहां गैप लिखा हुआ है कि आम इंसान में और लॉ के दरमियान में जो गैप्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बैरियर्स हैं, जो जो डिस्टेंस है, तो गैप्स के ऊपर लाजमी आप बात करेंगे। और फिर उस गैप को ब्रिज कैसे किया जा सकता है, गैप को ब्रिज करने का मतलब है वे फॉरवर्ड, यानी कि लीगल लिटरेसी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है। तो यूं तीन चार बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आप आउटलाइन बनाते हैं, तो आउटलाइन कैसे बनाएंगे। आउटलाइन मैंने लिखी, और याद रखें कि इस आउटलाइन को जब मैं समझा रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें हर आउटलाइन के नीचे मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप लोगों ने पेपर में वो नहीं लिखनी, ये पेपर में आउटलाइन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ हेडिंग होती हैं और सब हेडिंग होती हैं। जो चीज़ मैं स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, जैसे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग दूंगा तो नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई आपको नजर आएंगी, वो सिर्फ फूड फॉर थॉट है, आपको समझाने के लिए है। आप देखें कि पहली हेडिंग होगी आउटलाइन की, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है, याद रखें, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जर्नल लाइन से स्टार्ट होगा, और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं, जो जो भी आपका टॉपिक आप चूज कर चुके होते हैं। और इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ होता है, उसकी जो एंडिंग 2 से 3 लाइंस होती हैं, वहां पे थीसिस स्टेटमेंट पुट की जाती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है जी, मैं अभी बताता हूँ। टॉपिक दोबारा देख लेते हैं एक मरतबा, कि पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी। अब इसके जो गैप्स हैं, यानी कि आम इंसान, जो जो आप कॉमन जो सिटीजन्स हैं, और जो लॉ के दरमियान में जो गैप्स हैं, उनको ब्रिज कैसे किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी को माइंड में रखते हुए ये बताएं कि गैप्स कौन कौन से मौजूद हैं, और उन गैप्स को ब्रिज कैसे किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड दें। इसके ऊपर आपने टॉपिक ये अपना ऐसे लिखना है। तो पहली हेडिंग हमेशा हर ऐसे की होती है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का एक ही पैराग्राफ होता है, उसके ऊपर 2 पैराग्राफ नहीं लिखने आपने, एक ही पैराग्राफ है। उसमें आप पहले डिफाइन करेंगे कि आम इंसान की जो एबिलिटी होती है कि कानून को, लॉज को अंडरस्टैंड करना, लॉज के जो इंसान के जो लीगल राइट्स होते हैं, चाहे वो सिविल हों, क्रिमिनल हों या कॉन्स्टिट्यूशनल हों, उन राइट्स को समझना, लीगल प्रोसीजर्स को समझना, और अगर लॉज हमारे या जो हमारे राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो जाएं, वायलेट हो जाए, ब्रीच हो जाए, तो हमें रेमेडी या रिलीफ कहाँ से मिलेगा, किन लीगल इंस्टीट्यूशन से। इसके हवाले से जो हमारी जो एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं लीगल लिटरेसी। इसको डिफाइन कर देंगे इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पहले। फिर आप बताएंगे कि लीगल लिटरेसी के कंपोनेंट्स कुछ होते हैं, कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल या क्रिमिनल राइट्स का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लीगल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जहां से हमें इंसाफ मिल सकता है। फिर हमें पता होना चाहिए कि लीगल रेमेडीज हम कैसे हासिल कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है। फिर हमें पता, हमारे अंदर वो एतमाद होना चाहिए कि हम लीगल इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे वो पुलिस हो या कोर्ट्स हो या नादरा हो या नैब हो, कोई इदारा भी हो या ट्रिब्यूनल्स हो, हम उनको उनके साथ अपने आप को इंगेज कैसे करेंगे, यानी कि हम अपना केस पुटअप कैसे करेंगे, उसको फॉलो अप कैसे करेंगे। फिर आप इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन में लीगल लिटरेसी की क्या सूरत हाल है, स्टेटस क्या है। फिर आप बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लीगल को जो मुसवदे हैं या जो लीगल बुक्स हैं, उन वो बड़ी आउटडेटेड हैं, और हमारा जो जिसकी वजह से लोग लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और लोगों की जो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इंतहाई वीक है, लोगों को कानून की इंसाफ तक रसाई नहीं होती, और हमारे जो लॉज हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और वो बहुत आउटडेटेड हैं, और यूँ पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है लॉज के हवाले से। ये बातें करके इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो होगा, जब उसको एंड कर रहे होंगे, तो वहाँ थीसिस स्टेटमेंट पुट करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट 2 से 3 सेंटेंसेस पे मबनी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके ऐसे का सेंट्रल थीम होती है, पूरा ऐसे आपका उस थीसिस स्टेटमेंट के आसपास घूमता है।
थीसिस स्टेटमेंट 2 से 3 लाइन की एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि इस पूरे ऐसे के अंदर आप किन किन पहलुओं, किन किन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। और ये याद रखें कि इंट्रोडक्शन का जो एक पैराग्राफ होता है उसकी एंडिंग लाइंस के ऊपर, एंडिंग पे, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की जो एंडिंग 2 से 3 लाइन होती हैं वो थीसिस स्टेटमेंट होती हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने इस टॉपिक पे बनाई, जरा देखें कि लीगल लिटरेसी इज एसेंशियल, कि लीगल लिटरेसी बहुत अहम है किसके लिए, फॉर एम्पावरिंग सिटीजन्स, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड ensuring द रूल ऑफ लॉ। कि जो लीगल लिटरेसी है वो बड़ी अहम है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करती है, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करती है और सिटीजन्स को एम्पावर करती है। तो ये बात हो गई थीसिस स्टेटमेंट की पहली बात, पहला पहलू, कि उसमें लीगल लिटरेसी की मैं अहमियत पे बात करूंगा। फिर मैंने लिखा कॉमा डाल के, बट मेजर गैप्स हिंडर इट्स इफेक्टिवनेस इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में लीगल लिटरेसी की जो इफेक्टिवनेस है उसको कुछ गैप्स जो है वो हिंडर करते हैं, रोकते हैं। इसका मतलब है मैं गैप्स की बात भी करूंगा। तीसरी बात कॉमा डाल के मैंने लिखा, रिक्वायरिंग सर्टन एक्शंस, यानी कि ये जो गैप्स हैं ये किस चीज़ के मुतकाजी हैं कि कुछ एक्शंस लिए जाएं, रेमीडियल एक्शंस, करेक्टिव एक्शन, यानी कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ इकदाम किए जा सके, किए जाने चाहिए जिससे ये लीगल लिटरेसी के जो गैप्स हैं इनको ब्रिज किए जा सके। तो यहाँ पे इस थीसिस स्टेटमेंट, ये 3 pronged स्ट्रेटजी है, ये थ्री, इसके 3 पहलू हैं कि मैंने इस थीसिस स्टेटमेंट में बताया कि लीगल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके गैप्स कौन से हैं, और इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, किन एक्शंस के थ्रू। तो यूं मेरी इस थीसिस स्टेटमेंट जो कि मैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे लिखूंगा, यानी कि थीसिस अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में एंड करूंगा इन 3 लाइन्स पे, इन 2.5 लाइन के ऊपर। तो इसको पढ़ने के बाद मेरे एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इस जो ये जो कैंडिडेट है ये लीगल लिटरेसी की अहमियत पे भी बात करेगा, लीगल लिटरेसी के गैप्स को भी डिस्कस करेगा, और लीगल लिटरेसी को कैसे, लीगल लिटरेसी के गैप्स को कैसे एड्रेस किया जा सकते हैं, उन एक्शंस के ऊपर, उन करेक्टिव एक्शंस के ऊपर या वे फॉरवर्ड के ऊपर भी ये बंदा बात करेगा। अब दूसरी हेडिंग, अच्छा याद रखें, जैसे मैंने बताया आउटलाइन के अंदर जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे पहली, उसके नीचे आपने और कुछ नहीं लिखना। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, बेहतर है कि वो भी आप ना लिखें, क्योंकि आप इसको सरप्राइज रखें। जब आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसकी एंडिंग 2-3 लाइन्स के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट पुट कर दें, लिख दें उसके अंदर, वो आपको पूरा पैराग्राफ वहाँ खत्म होगा इंट्रोडक्शन का। बेहतर है कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ भी ना लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं सिर्फ, और वो लिखें इंट्रोडक्शन की हेडिंग पहली, उसके नीचे लिखें थीसिस स्टेटमेंट और उसके आगे थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। याद रखें थीसिस स्टेटमेंट कभी भी पहले आउटलाइन में आप ना लिखें, पूरी आउटलाइन बना लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट कैसी बनाऊं, फिर थीसिस स्टेटमेंट बना के और फिर उसको पुट कर दें इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे। जैसे रिसर्च पेपर होता है तो वो लिखा पहले जाता है सारा, और उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एंड पे लिखा फिर वो शुरू में फिर रख दिया जाता है। तो जब कोई भी हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा पहले पढ़ा होता है, लेकिन रिसर्चर, अच्छा रिसर्चर पूरा रिसर्च पेपर लिख के फिर देखता है कि इस पूरे को मैंने, इसको मैंने दरिया को कूजे में कैसे बंद करना है, फिर वो जब दरिया को कूजे में बंद करता है तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है जिसको वो पहले प्लेस कर देता है। तो इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट भी आप पहले ना लिखें, पहले आप आउटलाइन बना लें, रफ आउटलाइन बनाएं, उसको फाइनल करें। जब पूरी फाइनल हो जाएगी तो फिर इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आप जगह जो आपने छोड़ी हुई होगी वहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। जब आप पूरी आउटलाइन ड्रा कर चुके होंगे तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा कि मैं थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाऊं। जो चीज़ें आप लिख चुके हैं उनको इकट्ठा करें और थीसिस स्टेटमेंट बना दें। तो दूसरी हेडिंग मैं दूंगा इस टॉपिक को लेते हुए कि इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान। देखिए यहाँ पाकिस्तान का वर्ड भी आ गया, और लीगल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं बात करूंगा कि इसकी अहमियत क्या है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में भी थोड़ा बहुत हिंट दे चुका हूँ थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। तो इसकी अहमियत यह है कि लीगल लिटरेसी होगी तो लोगों की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगी, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी, लोगों का जो इस्तेहसाल है, एक्सप्लॉयटेशन कम होगी, नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी, इनजस्टिस रिड्यूस होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या अब्यूज़ कम होगी क्योंकि लोगों को पता होगा अपने राइट्स का, और उनको लीगल एजुकेशन होगी। इससे रूल ऑफ लॉ प्रमोट होता है और लोगों जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है। ये लोगों को एनेबल करता है सिटीजन्स को कि वो जो जो पब्लिक सर्विस के इदारे हैं जैसे नादरा है, पुलिस है, कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स हैं, और नैब है, इन तमाम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो जब कोर्ट्स के अलावा जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, या कोई भी लीगल जो जहाँ से उनको एड मिल सकती है, लीगल कंसल्टेशन मिल सकती है, उन तक रसाई जो है, एक्सेस जो है वो बढ़ाती है लीगल लिटरेसी। और ये वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं जैसे वेमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, और जो मजदूर हैं उनकी
उनको एम्पावर करती है लीगल लिटरेसी, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, चाहे वो सिविल राइट्स हों या क्रिमिनल हों या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हों। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई। ये इस दूसरी हेडिंग के नीचे जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फूड फॉर थॉट लिखी है। आप दूसरी हेडिंग के नीचे और कुछ नहीं लिखेंगे। ये हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे जो आपके सामने शो हो रही हैं। तो दो पैराग्राफ हो गए। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा, दूसरे पैराग्राफ में आपने लीगल लिटरेसी की अहमियत के ऊपर बात करनी है। ये एक पूरा पैराग्राफ, इसके अंदर ये सारी बातें लिख देंगे आप। और तीसरा पैराग्राफ, उसमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी का इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, कि इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो अवेयरनेस है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में या सिविल या क्रिमिनल राइट्स के बारे में, वो बहुत कम है। और पाकिस्तान के अंदर जो लीगल जो लॉज हैं जो लिखे हुए हैं जिस लैंग्वेज में, वो बड़ी आउटडेटेड है और बड़ी कम्प्लेक्स है, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। और लोगों को जो लीगल जो लॉज हैं उन तक रसाई भी हासिल नहीं होती, एक्सेस नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आपको पता है कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। जब इलिटरेसी है तो जो अब लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको लीगल एजुकेशन या लीगल लिटरेसी कहाँ होगी। तो लोगों की लीगल एजुकेशन स्कूल के अंदर होती नहीं है। जो हमारा स्कूल का करिकुला है, यानी करिकुलम जो है या जो यूनिवर्सिटी के लेवल तक जो होता है, उसमें लीगल एजुकेशन, लीगल राइट्स हमारे क्या हैं, लीगल जो हमारे कवानीन हैं, लीगल लॉज में उनके बारे में लोगों को लिटरेसी सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, तो लोगों को नहीं पता होता। और यूँ जो लीगल जो इंस्टीट्यूशन हैं इसके अलावा आप लिखेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान में लीगल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे पुलिस है, चाहे नैब है, कोई भी इदारा है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का इदारा है, उसके उसके अंदर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है। लोगों को नहीं इस बात की यकीन, लोगों को यकीन नहीं होता कि पुलिस के पास जाएंगे तो उनको इंसाफ मिलेगा, या कोर्ट्स में जाएंगे तो उनको कोई इंसाफ या जस्टिस जो है वो अवेलेबल होगा। तो ये इस एक पैराग्राफ के अंदर आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी बहुत कम है, लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है लीगल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, और उनका वो किस मैकेनिज्म के थ्रू, किन किन इदारों के थ्रू हमने अपना एक्सेस हासिल करनी है, हमने जो जस्टिस है वो यानी कि जो इंसाफ है उसका हासिल करना है। तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, जिसकी एंडिंग आपने थीसिस स्टेटमेंट पे कर दी। दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने बताया कि लीगल लिटरेसी की अहमियत क्या है पाकिस्तान में। फिर आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम लीगल लिटरेसी का स्टेटस क्या है, कि क्या सिचुएशन है। चौथी बात पे आप आ जाएंगे, वो जो गैप्स की बात मैंने की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैप्स, बैरियर्स भी लिख सकते हैं आप, गैप्स का वर्ड भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट, गैप्स इन लीगल लिटरेसी, या गैप्स, बैरियर्स इन लीगल, बैरियर्स इन लीगल लिटरेसी अक्रॉस, यहाँ दोनों मरतबा इन न लगाए, यहाँ पे अक्रॉस लिख दे, अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि पहले इन आ चुका था। तो बैरियर्स इन लीगल लिटरेसी अक्रॉस पाकिस्तान, के पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में लीगल लिटरेसी के अंदर बैरियर्स क्या है। आप यहाँ गैप्स का वर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हेडिंग जो उसने दी है उसके अंदर गैप्स का वर्ड है, तो गैप्स भी वर्ड आप अगर लिखे तो ज़्यादा अप्रिशिएबल है। गैप्स इन लीगल लिटरेसी अक्रॉस पाकिस्तान, के पाकिस्तान पूरे के अंदर लीगल लिटरेसी के अंदर जो गैप्स हैं वो क्या है। तो पहली बात यह है कि आप याद रखें जो जो हेडिंग्स होती हैं वो फ्रेजेस की शक्ल में है। जैसे 3 पॉइंट पे देखें जरा, कि करंट स्टेट ऑफ लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ये एक फ्रेज है, आगे कॉलन दिया है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ये एक फ्रेज है। इसी तरह पहली हेडिंग तो इंट्रोडक्शन की ही है। अब तीसरी हेडिंग मैंने दी, चौथी हेडिंग दी गैप्स इन लीगल लिटरेसी अक्रॉस पाकिस्तान, ये भी एक फ्रेज है। लेकिन इसके अंदर जो सब जो आउटलाइन होंगी, ये मेन हेडिंग है, इसकी जो नीचे सब हेडिंग जो होंगी वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। तो गैप्स कौन कौन से हैं। पहली बात है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ है, जो कवानीन है, हमारे जो आइन है जो लिखा हुआ है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हमारी हमारी लैंग्वेज जो है वो मदर लैंग्वेज वो इंग्लिश नहीं है, बल्कि वो या तो पंजाबी है या सिंधी है या बलोची है या कश्मीरी है या सराय या कोई भी है, या उर्दू है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। तो जो लॉ लिखा हुआ है वो हमारा टेक्निकल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, ज़्यादा लिंग्विस्टिक बैरियर की वजह से हमारी लीगल एजुकेशन कम है। दूसरी बात आप लिखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट, यहाँ पे चैलेंजेस में का सी इस्तेमाल कर दें, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट गैप्स इन लीगल लिटरेसी ऑफ पाकिस्तानीज, कि पाकिस्तानीज जो है उनकी लीगल लिटरेसी के अंदर जो गैप्स प्रोड्यूस करती है वो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। यानी कि गरीब लोग गरीब हैं, उनकी तालीम उनके पास नहीं है, रिसोर्सेज बहुत कम है, इस वजह से उनका लीगल नॉलेज या लीगल लिटरेसी उनकी कम है। इसी तरह आप तीसरी बात लिखेंगे कि कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी बैरियर्स क्रिएट करते हैं, या यहाँ पे आप बैरियर का वर्ड बार बार आ रहा है तो आप यहाँ पे गैप्स लिख दें, क्रिएट
गैप्स इन स्प्रेडिंग लीगल लिटरेसी, कि लोगों के जो सकाफती और जो समाजी जो फैक्टर्स हैं हमारे माशरे के, उससे भी लीगल लिटरेसी को प्रोड्यूस को स्प्रेड करने में गैप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे गैप्स? कि हमारा, आपको पता है, को जो पेट्रियार्कल जो है वो हमारी सोसाइटी है, मर्दों को तालीम दी जाती है, औरतों को नहीं दी जाती, जो यूँ खवातीन के लिए लीगल एजुकेशन या लिटरेसी कम है। सोशल हायरार्कीज ऐसी हैं कि हमारे पास जो पंचायत सिस्टम होता है, वडेरा सिस्टम होता है, तो लोग इनफॉर्मल तरीकों से, जिनके पंचायत तरीके से जिरगाज के जरिए अपने फैसले कर लेते हैं। कोर्ट्स में जाना जो है वो तौहीन समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। और पुलिस के पास जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर में पुलिस क्यों आ गई है, ये पुलिस इनके, या ये पुलिस थाने में क्यों जा रहे हैं बार बार। कोई खुला का केस हो जाए, डाइवोर्स का, तो खवातीन समझती हैं कि अगर हम कोर्ट्स में जाएंगी तो हमारे वालदेन की या बहन भाइयों की जो पगड़ी जो है वो तो गिर जाएगी। तो यूं पुलिस का और कोर्ट्स का बड़ा फियर होता है। तो ये जो सोशल कल्चरल फैक्टर्स है हमारे, इस वजह से भी हम लीगल लिटरेसी लोगों की बहुत कम है। लोग कोर्ट्स या पुलिस के इदारों में जो वहाँ जाते ही नहीं है, तो उनकी एजुकेशन होती नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं होती। और जो वो जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि पंचायत जो मैकेनि जो जिरगाज हैं उनके जरिए अपने फैसले करवा के, अल्लाह ला खैर सल्ला। और चौथी बात यह है कि मीडिया लिमिटेशन भी जो है वो भी गिव राइज दैट दैट दे आल्सो, मीडिया की जो लिमिटेशन है उससे भी लीगल लिटरेसी के लोगों के अंदर जो है वो लिमिटेड होती है। अब मीडिया लिमिटेशन का मतलब ये है कि टीवी या न्यूज़पेपर, यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर जो अवेयरनेस दी जाती है वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। लीगल, उनके लोगों के लीगल राइट्स क्या है, क्रिमिनल राइट्स, सिविल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, इसके ऊपर मालूमात नहीं दी जाती। तो वो ये मीडिया लिमिटेशन है, यानी कि मीडिया जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता है, फजूलियात जो है वो नशर करता रहता है, दिखाता रहता है, प्रिंट करता रहता है, लेकिन लीगल लिटरेसी या लीगल एजुकेशन लोगों की प्रमोट करने में हेल्पफुल नहीं है। तो ये चार लिमिटेशन के ऊपर चार पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। इसी तरह आगे आप लिखेंगे कि अब इन ये तो गैप्स हैं, ये तो लिमिटेशंस हैं, ये बैरियर्स हैं, इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, ब्रिज कैसे किया जा सकता है, जो कि हेडिंग के अंदर भी शामिल था। मैं दोबारा आपको हेडिंग दिखा देता हूँ। ये हेडिंग देखिए, लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ब्रिजिंग द गैप्स। पहले मैंने गैप्स बता दी, अब बताऊंगा कि उनको गैप्स को ब्रिज कैसे किया जा सकता है, कि आम इंसान को लीगल लिटरेसी या उनकी लीगल एजुकेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। तो स्टेप्स टू प्रमोट लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, अब ये फ्रेज की शक्ल में है, इसकी सब आउटलाइन जो होंगी वो क्या होंगी, सेंटेंस की शक्ल में होंगी। तो पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्ले इन इफेक्टिव रोल इन प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन, कि जो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं लोगों के दरमियान में, लीगल लोगों के अंदर लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने में। लॉ मिनिस्ट्री है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लीगल एड अथॉरिटीज़ हैं, वो लोगों के अंदर लीगल एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। इसी तरह लॉयर्स एंड बार एसोसिएशन जो है वो बड़ी असिस्टिव साबित होती हैं, मुआवन साबित होती हैं लीगल लिटरेसी को इम्प्रूव करने में। यानी कि जैसे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, कि आंखों के हवाले से, कानों के हवाले से वो अपने फ्री क्लिनिक्स ऑफर करते हैं संडेज को या हर मंथ के एंड पे, जिससे लोगों के अंदर मखसूस जो क्लिनिक होता है या डॉक्टर्स है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी होती है कि फलां एरिया में डॉक्टर बैठता है। गरीब लोगों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन और उनको मेडिसिन भी मिल जाती है। इस तरह लॉयर्स और कुछ बार एसोसिएशन जो है वो फ्री लीगल क्लिनिक्स मुतारफ़ करवाती हैं। और जो गरीब या बेवाएँ या जो भी वो लोग हैं जो लीगल एजुकेशन कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री लीगल कंसल्टेशन दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, अवेयरनेस ड्राइव्स या कंपेन्स। प्रो बोनो सर्विसेज उन लोगों के लिए होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, लीगल कंसल्टेशन। इसी तरह तीसरी बात यह है कि जो लीगल इंस्टीट्यूशंस है, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े हेल्पफुल है इन ब्रिजिंग गैप्स ऑफ लीगल लिटरेसी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, ये भी पूरा सेंटेंस है, इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि जो अगर हमारा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का जो करिकुला है उसके अंदर अगर हम इनकारपोरेट करें सिविक एजुकेशन के साथ साथ, सिविक एजुकेशन और लीगल एजुकेशन, तो उससे भी लोगों के अंदर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लीगल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि तालीमी इदारे भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और चौथी बात कि मीडिया इज़ आल्सो हेल्पफुल इन प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन। यहाँ पे लीगल एजुकेशन दो मतलब पहले एक बार लिख चुके हैं, तो आप यहाँ पे लीगल लिटरेसी का वर्ड लिखें जो कि ऐसे का मेन वेरिएबल है। तो मीडिया भी बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है मुआवन लीगल लिटरेसी को प्रमोट करने में। कैसे? टीवी, रेडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिसको हम डिजिटल मीडिया भी कहते हैं। तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनके ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स करके, चाहे वो ऐसे कोई रेडियाई ड्रामे हों या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो कि लीगल लिटरेसी लोगों के अंदर सिविल राइट्स, क्रिमिनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर मालूमात जो है वो पहुंचाते रहें कि ये लोगों के राइट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये लोगों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को किस लीगल इंस्टीट्यूशन के पास जाना चाहिए, अगर ऐसा हो जाना चाहिए तो अगर ऐसा उनका कोई राइट इन्फ्रिंज हो जाए तो उनको क्या प्रोसीजर है, कहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये मैंने चार तरीके बता दिए जिस तरीके से आप लीगल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं या लीगल लिटरेसी के गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो चार मैंने बताया आपको कि फाइव के सब पॉइंट है, स्टेप्स। और फोर मैंने इसी तरह आपको चार बताए जिस लीगल लिटरेसी के गैप्स। तो चार गैप्स मतलब है चार पैराग्राफ, चार स्टेप्स टू इंप्रूव लीगल लिटरेसी। या फोर जो मैंने अभी फिफ्थ पॉइंट की बात की है, यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट था, स्टेप्स टू प्रमोट लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ये वो पांच पॉइंट्स हैं या चार पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जहाँ पे फोर पॉइंट्स जिससे लीगल लिटरेसी के गैप्स को ब्रिज किया जा सकता है, लीगल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। तो ये चार पैराग्राफ का मतलब ये है कि चार गैप्स और चार तरीकों से उनको इंप्रूव किया जा सकता है। और एंड पे कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा। याद रखें, कंक्लूजन का पैराग्राफ के अंदर जैसे इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड के ऊपर होती है थीसिस स्टेटमेंट, कंक्लूजन के पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट शुरू में होती है, उसको रीअफर्म करते हैं, उसको रीओरिएंट करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट वही होती है, उसको जरा मुख्तलिफ अल्फाज में लिखते हैं, जिन्हें कि उसमें आप बताएंगे कि लीगल लिटरेसी की अहमियत क्या है, फिर आप बताएंगे कि उसके गैप्स क्या हैं, फिर आप बताएंगे कि उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, घुमा के बात वही होती है। तो दोबारा अपनी उस बात पे लिखेंगे कि लीगल लिटरेसी की क्या अहमियत है, कि ये रूल ऑफ लॉ को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। और ये इसके गैप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन कुछ सर्टन मेजर्स अगर अडॉप्ट किए जाएँ तो इसको लीगल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, लीगल लिटरेसी के गैप्स को ब्रिज या एड्रेस किया जा सकता है। और फिर बताएंगे कि जो लीगल लिटरेसी के गैप्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी लेवल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। मल्टी सेक्टोरल का मतलब ये है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी, बार्स भी, मीडिया भी, डिफरेंट इदारे मिल के लीगल लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं, लीगल लिटरेसी के गैप्स को एड्रेस कर सकते हैं। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, या जिसको हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल रिफॉर्म्स या इस्लाहात मुतारफ करवाई जानी चाहिए। और एंडिंग याद रखें, कोई भी ऐसे हो उसका जो एंडिंग पैराग्राफ है जिसको हम कंक्लूजन का पैराग्राफ कहते हैं, याद रखें जैसे किसी भी ऐसे का पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है वो एक ही पैराग्राफ होता है, किसी भी ऐसे का जो आखिरी पैराग्राफ होता है, जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है, वो एक होता है। तो जो कंक्लूजन की जो आखिरी लाइन होनी चाहिए वो होप ओरिएंटेड होनी चाहिए। वहां उसको पढ़ने के बाद ऑप्टिमिस्टिक टोन नजर आनी चाहिए आपकी। आप ये नहीं है कि उसकी एंडिंग जो है वो पेसिमिस्टिक करें, कि मतलब लगे कि आप बड़े मायूस हैं, कोई डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड एंडिंग नहीं करनी चाहिए। होपफुल एंडिंग कैसे होती है, जैसे देखें मैंने एंडिंग यहाँ की है कि अ लीगली लिटरेट सोसाइटी इज जस्ट एम्पावर्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोग जो हैं वो लीगली लिटरेट हों, उनको लीगल एजुकेशन हो, लीगल लिटरेसी हो उनके अंदर, तो वो सोसाइटी जस्ट होती है, यानी कि इंसाफ पसंद होती है, एम्पावर्ड यानी कि मजबूत होती है, और प्रोग्रेसिव होती है यानी कि हर आने वाला दिन उनके उनके अंदर बेहतरी लाता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको दोबारा रिकैप करता हूँ कि अगर ये टॉपिक है कि लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ब्रिजिंग गैप बिटवीन लॉ एंड द कॉमन सिटीजन, तो इसके अंदर ये पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक है, लीगल लिटरेसी के हवाले से है, उसके गैप्स के हवाले से है कि कौन कौन से गैप्स हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, यानी रेमीडियल मेयर्स या वे फॉरवर्ड के ऊपर है। तो पहली आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर आप नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट मेरी थ्री प्रोंग्ड है, उसके तीन पहलू हैं कि लीगल लिटरेसी की अहमियत, लीगल लिटरेसी के गैप्स और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। फिर दूसरी हेडिंग में मैंने लीगल लिटरेसी की अहमियत के ऊपर बात की, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन का भी एक पैराग्राफ, उसकी इंपॉर्टेंस का भी एक पैराग्राफ, पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी की क्या इस टाइम सिचुएशन है, एक पैराग्राफ उसके ऊपर। फिर उसको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर लीगल लिटरेसी के कौन कौन से गैप्स हैं। ये मैंने चार लिखे हैं, अगर टाइम कम हो तो आप तीन भी लिख सकते हैं, तीन पे भी कोई इशू नहीं है। अगर तीन बातें लिखेंगे, तीन गैप्स लिखेंगे, तो उनको एड्रेस करने के लिए फिर तीन रेमेडियल मेजर्स देंगे। अगर आप चार गैप्स देते हैं तो फिर उनको ख़त्म करने के लिए, उन लीगल लिटरेसी के गैप्स को ख़त्म करने के लिए आप चार जो है वो रेमेडियल मेजर या वे फॉरवर्ड देंगे। तो मैंने यहाँ पे फोर पॉइंट जो है वो है गैप्स इन लीगल लिटरेसी, उसके 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
चार जो है वो मैंने बताया कि ये लीगल लिटरेसी के गैप्स हैं। फिर इसी तरह मैंने फिफ्थ पॉइंट में बताया कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे लीगल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सकता है। वो मैंने 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 चार दिए। और कंक्लूजन की हेडिंग मैंने दी है। कंक्लूजन की हेडिंग के नीचे जो कुछ मैंने लिखा है, या इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे मैंने जो कुछ लिखा है, या जो ऊपर मैंने हेडिंग्स दी हैं या सब हेडिंग दी है, उनके नीचे जो कुछ लिखा है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। आउटलाइन जब आप ड्रा करेंगे तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, कंक्लूजन की हेडिंग के नीचे भी कुछ नहीं लिखेंगे। ये जो बाकी मैंने लिखी है 5.1, 5.2, 5.3, उसके नीचे जो कुछ मैंने लिखा है वो आपने नहीं लिखेंगे। आउटलाइन आपकी क्लियर होगी। इंट्रोडक्शन की हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, चौथी हेडिंग के नीचे 4.1 पूरा सेंटेंस, 4.2 पूरा सेंटेंस, 4.3 पूरा सेंटेंस, 4.4 पूरा सेंटेंस। फिर फिफ्थ हेडिंग जो है वो है कि कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिससे लीगल लिटरेसी को इंप्रूव किया जा सकता है। उसमें 5.1 पूरा सेंटेंस, 5.2 पूरा सेंटेंस, 5.3 पूरा सेंटेंस, 5.4 पूरा सेंटेंस, और सिक्स हेडिंग्स कंक्लूजन एंड ख़त्म। ये आपकी आउटलाइन 1 से 1.5 सफ़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये बना लेंगे तो फिर आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइंस में थीसिस स्टेटमेंट, दूसरे पैराग्राफ में अहमियत, तीसरे पैराग्राफ में पाकिस्तान का स्टेटस क्या है लीगल लिटरेसी के हवाले से, चौथा जो हेडिंग है वो, चौथा पैराग्राफ के अंदर फिर आप स्टार्ट कर देंगे आप चौथे पैराग्राफ के अंदर आप स्टार्ट कर देंगे लीगल लिटरेसी के जो गैप्स हैं। और पांचवी, वो तीन चार गैप्स तीन चार पैराग्राफ में लिख के फिर आगे उसके किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके वे फॉरवर्ड के पैराग्राफ आना शुरू हो जाएंगे और आखिरी पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का हो। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपके लिए उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश ऐसे को सीखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी आने वाली वीडियो इंग्लिश ऐसे के हवाले से, एक नए टॉपिक के हवाले से मैं आउटलाइन लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।